अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की हौलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। हाँ हारस, कहो क्या रिपोर्ट है। जहाज अखनातून कल सुबह 5:30 बजे यहाँ से आगे रवाना हो गया है। क्या मतलब? गार्था ने हकलाते हुए अंदाज में कहा। जी मैडम, वो जहाज़ एक मिस्री नज़ाद शख्स अमीर अर्तका हाशमी का था। यहाँ वो कई दिन क़याम पजीर रहा और उसके बाद कल सुबह 5:30 बजे यहाँ से आगे बढ़ गया। उसका रुख किस जानब है ये नहीं कहा जा सकता। इस सिलसिले में मुतल्लिका हकाम से अगर मालूमात हासिल की जाए तो उसके लिए कुछ दिन दरकार होंगे। ताहम अगर आप हुक्म दें तो वो जहाज़ रवाना हो गया। जी मैडम। गार्था ने कहा और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून फैल गया। हारिस, तुम सुबह 8:30 बजे मेरे पास पहुंच जाओ। मैडम, इस वक्त तो ज़रूरत नहीं मेरी। नहीं, गार्था ने कहा और टेलीफोन बंद कर दिया। दोनों उसके अल्फाज से समझ चुकी थीं कि क्या सूरत हाल है। ताहम गार्था ने उनसे कहा, अखनातून कल सुबह 5:30 बजे यहाँ से रवाना हो गया है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो गार्था ने कहा, अब तुम लोग लिबास तब्दील करो और सुकून की नींद सो जाओ। ये काम मेरी तवक्का से कहीं ज़्यादा मुश्किल निकला और हमें शायद उसके लिए काफ़ी वक्त सिर्फ करना पड़ेगा। गार्था खुद बाथरूम की जानब चली गई और थोड़ी देर के बाद लिबास तब्दील करके अपनी मसहरी पर आ गई। बज़ाहिर ये महसूस हो रहा था जैसे वो सो रही है, लेकिन दोनों जानती थीं कि वो जाग रही है। किसी वक्त उनकी आंख लग गई। फिर सुबह 7:30 बजे वो जागी थीं। गार्था जाग रही थी और गुस्ल वगैरह से फारग होकर लिबास तब्दील कर चुकी थी। उसने नरम लहजे में कहा, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तलब कर लूँ। और सुनो, किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखो कि हमें एक तवील मिशन पर रवाना होना पड़ेगा। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो नाश्ते में मसरूफ़ हो गईं। ठीक 8:30 बजे हारिस उनके पास पहुंच गया। इस वक्त भी बहुत शानदार नजर आ रहा था। गार्था ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया और कहा, कहो हारिस, यहाँ के मामलात कैसे चल रहे हैं? बहुत बेहतर मैडम, आपको इसके बारे में हर तीसरे माह रिपोर्ट अरसाल की जाती है। हाँ, तुम्हारी रिपोर्टें यकीनी तौर पर मिल रही होंगी और कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिसका इजहार तुम मुझसे करना चाहते हो? नहीं मैडम। अखनातून के बारे में और क्या मालूमात हासिल हुई? मैंने अभी इस सिलसिले में कुछ नहीं किया है। ताहम अगर आप हुक्म दें तो मैं मालूमात हासिल कर लूँ। हाँ, वक्त मिल जाए तो कर लेना, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक और काम करना है। क्या मैडम? मैं ओशियन ट्रेजर से राब्ता कायम करना चाहती हूँ। वहाँ मिस्टर लेचाक हैं, उनसे मुलाकात करना बेहद ज़रूरी है। ओशियन ट्रेजर के मिस्टर लेचाक बेहतर है मैडम, ये इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं जानती हूँ, गार्था ने कहा। तो फिर जो भी हुक्म हो। गाड़ी है तुम्हारे पास? जी, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और उसके बाद मेरे सामने ही तमाम कार्रवाई कर लेना। बहुत बेहतर मैडम, हारिस ने जवाब दिया। कुछ देर के बाद गार्था एक खूबसूरत लिबास में मलबूस उन दोनों के साथ हारिस की शानदार गाड़ी में सफ़र कर रही थी। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई बल आखिर एक इमारत में दाखिल हुई और हारिस गार्था को लिए हुए अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। इमारत के एक ख़ास कमरे में पहुंचने के बाद वो एक तय खाने में गए जहां बहुत आला किस्म की मशीनें लगी हुई थीं। हारिस ने अपने कानों पर हेडफोन चढ़ाए और उसके बाद उन मशीनों पर मसरूफ़ हो गया। गार्था और वो दोनों काफ़ी से शुगल करने लगी थीं, जिसका इंतज़ाम हारिस ने यहाँ आते हुए कर दिया था। वो काफ़ी के सिप लेती रहीं और हारिस काफ़ी देर तक इस मशीन पर मसरूफ़ मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करता रहा।
उसने अपना पैगाम भी मिस्टर लेचाक के लिए दिया था। वो वहीं बैठा इंतजार करता रहा और काफ़ी ख़त्म हो गई और उसके बाद हारिस अपनी काफ़ी पीने लगा। फिर ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इशारा मसूल हुआ और चंद लम्हात के बाद बड़ी सी मशीन से एक आवाज़ उभरी, मिस्टर लेचाक मौजूद हैं, गुफ्तगू कीजिए। गार्था अपनी जगह से उठकर उस मशीन के सामने पहुंच गई और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, हाँ कहो क्या बात है, कौन है? लेचाक, मैं गार्था बोल रही हूँ, उसने कहा और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मैडम गार्था, बहुत दिन से आपकी जानब से कोई रिपोर्ट मसूल नहीं हो सकी, कहिए कैसे मजाज हैं आपके? मिस्टर लेचाक, आपने एक काम मेरे सुपुर्द किया था, हाँ, और मुझे इल्म हुआ कि आप उसकी तकमील के लिए रवाना हो चुकी हैं, लेकिन नहायत अफसोस के साथ मुझे ये इत्तला देनी पड़ती है कि मैं वो काम अभी तक करने में नाकाम रही हूँ। हमें इस बात का इल्म है मैडम गार्था। क्या मतलब? जी हाँ, जब आप उनके मुल्क पहुंची तो वो वहाँ से मिस्र के लिए रवाना हो चुके थे और जब आप मिस्र पहुंची तो वहाँ भी शायद आप उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकीं और वो अखनातून नामी जहाज़ से सफ़र करते हुए तुर्की पहुंच गए। क्या ये इत्तलात गलत हैं हमारी मैडम? वो इसका मकसद है मिस्टर लेचाक, आप बहुत आला पैमाने पर काम कर रहे हैं। बात इत्तफाक से आला पैमाने ही की है मैडम, और हम इस बात का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि सूरत हाल इतनी आसान नहीं जितनी हमने समझी थी। यकीनी तौर पर ऐसी ही बात है, लेकिन मेरी नाकामी की वजह मुख्तलिफ है। आप उसे नाकामी ना कहें मैडम, कामयाबी तो इस शक्ल में होती है जब आपने एक अमल किया हो और उसमें कामयाब ना हो पाई हो। यहाँ तो इत्तफाकात दूसरी शक्लें इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है मिस्टर लेचाक, हमें इस बात का इल्म है मैडम, और आप यकीन कीजिए कि बहुत मुख्तसर वक्त में हम खुद ही आपसे राब्ता कायम करने वाले थे। वैसे अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो आप तुर्की पहुंच चुकी हैं। ज़ाहिर है जब आपसे तुर्की से राब्ता कायम किया गया है तो मैं इस वक्त तुर्की ही में हूँ। आप फरमाइए आइंदा आपका क्या मंसूबा है? जब आप इस काम से इस कदर होशियार हैं मिस्टर लेचाक, तो आपने भी कुछ फैसले किए होंगे। वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब तक की मेरी कार्रवाइयों के बारे में ओशियन ट्रेजर में क्या तासरात पाए जाते हैं। बिल्कुल आपके हक में है मैडम, और इस सिलसिले में एक अहम कार्रवाई अमल में लाई गई है जिसकी तकमील फ़ौरन बाद आपको उसकी इत्तला दी जाएगी। क्या? गार्था ने पूछा। मैडम, ये मसला बहुत लंबा चल जाएगा, चुनाचा हमने फैसला किया है कि एक सबमरीन आपके लिए रवाना कर दी जाए जिसके ज़रिए आप उन लोगों का तआक़ुब करें। उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना मकसूद नहीं, बस उन पर निगाह रखनी है कि वो ज़ैर समंदर क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल उस नौजवान को अगवा करने का मंसूबा भी तर्क कर दिया गया है। हाँ, अगर वो आपके हाथ बाआसानी कभी आ जाए तो आप उसे सबमरीन पर मुंतकिल कर लें। इस सबमरीन पर बहुत से कार आमद लोग भी आपके साथ ताआवुन करने के लिए मौजूद होंगे। सबमरीन की इंचार्ज आप होंगी और आपके अहकामात पर हर लम्हा अमल किया जाएगा। तमाम कार्रवाई कर ली जाएगी। ये सबमरीन आपको बल्गारिया में दस्तयाब होगी और आप जब बल्गारिया पहुंचेंगी तो आप उसके बारे में आपको इत्तला दे दी जाएगी कि सबमरीन वहां पहुंच चुकी है। ओह माय गॉड, इसका मकसद है कि ओशियन ट्रेजर बड़े आला पैमाने पर काम कर रहा है। मैडम, हम लोग दरअसल किसी भी मसले को सीधी अंदाज में नहीं लेते। वो नौजवान हमारे लिए बेहद अहम है, और इसके अलावा एक मसला ये भी है कि हम दूसरों को उस मसले में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। समुद्री मालूमात के सिलसिले में हमने जिस कदर काम किया, अगर हमारे अलावा कोई और उनमें कामयाबियां हासिल करे तो जाहिर है ये बात हमारे लिए ठीक नहीं होगी। चुनाचा इस अंदाज में सोचा गया है और हमारे बेशुमार अफराद इस पर काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मिस्टर लेचाक तो मुझे इस काम से बरिया ज़िम्मा कर सकते हैं। नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस सिलसिले में हमारी तमाम तर निगाहें आपकी जानब निगरां हैं और हम जानते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से ही अपना ये काम सर अंजाम देंगी। आपके और हमारे दरमियान जो राब्ता है
اس میں کچھ اضافہ ہی ہو چکا ہے، کسی قسم کی کمی نہیں۔ تو مجھے بلغاریہ تک پہنچنا ہے 1 ہفتے کے اندر اندر میڈم۔ کیا اس دوران اخناتون پر نگاہ رکھی جائے گی؟ 100% آپ اطمینان رکھیے، اس کے سلسلے میں تمام کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ بہت خوب، تو پھر میں مطمئن رہوں۔ آپ بالکل مطمئن رہیں میڈم، بس 1 ہفتے کے اندر اندر آپ بلغاریہ پہنچ جائیں۔ وہاں آپ کو سب میرین کے بارے میں مکمل اطلاع فراہم کر دی جائے گی۔ پھر مزید کچھ رسمی گفتگو کے بعد سلسلہ گفتگو منتقل ہو گیا، لیکن اب گارتھا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس نے یہ تمام سلسلہ ختم کرنے کے بعد حارث کی جانب دیکھا اور بولی، بہت بہت شکریہ حارث، میرا خیال ہے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد تمہیں ہی اس سلسلے میں تکلیف دی جاتی، لیکن یہ اچھا ہوا کہ ہم نے وقت سے پہلے مسٹر لیچاک سے گفتگو کر لی۔ حارث نے مسکرا کر گردن خم کر دی۔ اخناتون کسی پرہیبت دیوتا کی مانند سمندر کے سینے پر رواں تھا۔ اس میں وہ تمام سہولتیں موجود تھیں جو دنیا کے ہنگاموں سے دور کسی بھی انسان کی دلچسپی کے لیے اپنے اندر اتنی جاذبیت رکھتی ہوں کہ کبھی ان سے دل نہ اکتائے۔ جدید ترین سائنسی آلات کی مدد سے دنیا کو اس جہاز میں سمیٹ لیا گیا تھا، اور ایسے انتظامات تھے کہ جن کے تحت خشکی کے کسی بھی حصے سے کتنا ہی فاصلہ ہو لیکن اس کے بارے میں معلومات کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ جتنے افراد اخناتون پر موجود تھے ان کے لیے اتنا راشن جمع تھا کہ سال ہا سال سمندر میں گزارنے کے باوجود کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاں، جہاز کے لیے جو ایندھن جمع کیا گیا تھا اس کی مقدار محدود رکھی گئی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ پھر جنگی پیمانے پر اس جہاز میں یہ تمام انتظامات کیے گئے تھے کہ اگر کسی ہنگامی حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کم از کم جہاز کے مکین ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھے رہیں۔ اس طرح اس جہاز کو انتہائی ضرورت کے وقت ایک جنگی جہاز میں تبدیل کیا جا سکتا تھا، اور بلا شبہ اس کا سہرا کیپٹن ایڈگر کے سر تھا، جس نے اپنی طویل ترین سمندری زندگی کے دوران جو تجربات حاصل کیے تھے انہیں اس جہاز میں سمو دیا تھا۔ گو وہ سرزمین مصر سے نکل چکا تھا اور اب اچھی خاصی مسافت طے کر چکا تھا، لیکن اب سے کچھ وقت پہلے وہ اپنی تکمیل ہی کے مراحل میں تھا۔ جنگی ہتھیاروں کے استعمال کے لیے کچھ ایسے ماہرین جہاز پر موجود تھے جو کسی بھی وقت اسے بہترین جنگی جہاز میں تبدیل کر سکتے تھے۔ سمندری سفر میں درپیش مشکلات کے باعث ایڈگر نے ایسے ماہرین کو جمع کیا تھا جو ہر مشکل کا سامنا کر سکتے تھے، اور اس کے علاوہ باقی تمام لوگ اپنے اپنے فن میں یکتا تھے۔ اور اب جب کہ ترکی کی سمندر سے یہ جہاز روانہ ہوا تھا، اس کی تمام تیاریوں کو مکمل قرار دے دیا گیا تھا، اور یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اب جہاز اپنے اصل مقصد کے لیے سفر کو شروع کر چکا ہے۔ گہری نگاہوں سے سمندر کا تجزیہ کیا جا رہا تھا۔ رفتار بہت ہی مناسب رکھی گئی کیونکہ کوئی جلدی نہیں تھی۔ ایسے راستے سے اتنا دور ہٹ کر جہاں کسی مداخلت کا امکان نہ ہو، پہلے قیام کا فیصلہ کیا گیا، اور وہاں سے سمندری ریسرچ کی ابتدا ہونے والی تھی، جس کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں، اور یہ خصوصی طور پر پروفیسر نیرف اور اسد شیرازی کا شعبہ تھا۔ ادھر سمندر کے عام راستے سے ہٹ کر سمندر میں سفر کرنے کے باوجود کیپٹن ایڈگر کو یہ سفر پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ ہر شخص پرسکون تھا۔ کیپٹن ایڈگر نے اب تک کی تمام کارروائیوں میں شدید جدوجہد کی تھی، چنانچہ اب وہ بھی آرام کر رہا تھا، اور اسے اپنے نائب شابان پر مکمل بھروسہ تھا۔ کیپٹن ایڈگر نے اس شام خصوصی طور پر اس کے نزدیک پہنچ کر اس سے جہاز کے حالات پوچھے، اور وہ اسے مفصل رپورٹ دینے لگا۔ موراس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے شابان سے کہا، تم نے میرے نائب کی حیثیت سے جس طرح جہاز کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، شابان، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس نو عمری کے باوجود تمہیں سمندری زندگی اور کسی جہاز کو کنٹرول کرنے کا بہترین تجربہ حاصل ہے۔ کیا خیال ہے کافی کہ ایک پیالی پیتے ہوئے ہم لوگ اس سلسلے میں گفتگو نہ کریں؟
آپ لوگوں نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ آفیسر کی خواہش کی تکمیل ماتحت کا فرض ہوتی ہے۔ اگر آپ اس بات کے خواہش مند ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ موسم کی مناسبت سے کافی کی ایک پیالی نہایت خوشگوار ثابت ہوگی۔ کیپٹن نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا اور پھر اسے لیے ہوئے ایک گوشے میں آ بیٹھا۔ ایک خلاصی سے اس نے کافی کے لیے کہہ دیا تھا۔ دور سمندر آسمان کی درمیان لکیروں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس بات پر حیرانی نہیں ہوئی کہ یہاں بڑے بڑے تجربہ کار اور سمندری ماہرین موجود ہیں، لیکن اپنے ساتھ معاون کے طور پر میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ شعبان نے اپنے مخصوص لاابالی انداز میں اس کو دیکھا اور بولا، سوری سر، دراصل میں ان باتوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا جن سے میرا براہ راست واسطہ نہ ہو۔ یہ آپ کا فیصلہ تھا، مجھ تک پہنچا، مجھے مشورہ دیا گیا کہ وہ مناسب ہے، میرے اپنے شوق کی تکمیل بھی تھی۔ اگر اس میں کوئی حیران کن بات ہے تو آپ ہی میری رہنمائی کریں۔ کیپٹن نے مزید پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری شخصیت کی ایک اور خوبی ہے ڈیئر۔ ویسے یہ سر جو تم مجھے کہنا ہو یہ جہاز کے رشتے سے تو مناسب ہے، ورنہ میری خواہش یہ تھی کہ تم مجھے انکل کہتے۔ جب آپ مجھے حکم دیں گے تو میں اس خواہش کی تکمیل بھی کر دوں گا۔ خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا تم سے جذباتی رشتہ بھی رکھتا ہوں، اور اس کی بنیاد سمجھتے ہو کیا ہے؟ سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں سمندر میں ایک سفر کرتے ہوئے دیکھا اور چونکہ میری تمام زندگی سمندر سے متعلق رہی ہے، اسی لیے میں سمندر کا عاشق ہوں، اور سمندر سے متعلق کوئی بھی انوکھی بات مجھے دل سے پسند آتی ہے۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانی میں تم اتنے حیرتناک انداز میں اپنا وقت کیسے گزارتے ہو؟ شعبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں پانی میں پیدا ہوا تھا۔ ہاں، ایک بار نہایت مختصر الفاظ میں مسٹر شیرازی نے مجھے یہ تفصیل بتائی تھی اور تھوڑی بہت معلومات فراہم کی تھی، لیکن یہ سب کچھ میرے ذہن کو مطمئن نہیں کرتا۔ میں سوچتا ہوں کہ سمندر میں ایک باقاعدہ تربیت کے بغیر یہ مہارت حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ کیا اس بستی کے لوگوں نے تمہیں سمندری زندگی کی کوئی خاص مشق کرائی تھی؟ نہیں، شاید یہ بات نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے اسے ذہن میں لاتے ہوئے اگر میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف ایک بات میرے علم میں آتی ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ میری نگراں کوئی نہیں تھا۔ سمندر نے مجھے 12 دن اپنی آغوش میں رکھا، اور اس کے بعد جب اس نے یہ سوچا کہ اب میری پرورش خشکی پر ہونی چاہیے تو مجھے خشکی پر لا پھینکا، اور اس کے بعد میں نے جب بھی سمندر کی جانب رخ کیا مجھے یوں ہی لگا جیسے سمندر میری ماں ہو، سمندر میرا باپ ہو۔ اس کی آغوش میں، اس کی لہروں میں مجھے کبھی کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا۔ اس کی گہرائیوں میں مجھے محبت اور ممتا ملتی ہے۔ کبھی یہ احساس میرے دل میں نہیں پیدا ہوا کہ سمندر مجھے نگل لے گا یا مجھے ماں کی آغوش میں اور باپ کے سائے میں کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ گویا میں تمہیں سمندر کا بیٹا کہہ سکتا ہوں، کیپٹن نے کہا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں سمندر میں اترنے کے بعد کچھ اور کیفیات کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ کبھی غور کرنا تو مجھے بتانا۔ بلا شبہ تم میرے لیے ایک حیرت ناک نوجوان ہو، اور ہم یوں بھی کریں گے کہ اپنے پہلے قیام کے دوران سمندر کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ مجھ سے تعاون کرو گے نا؟ کسی بھی مہم کے سلسلے میں میرا سارا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک۔ ایڈگر نے اس خلاصی کی جانب دیکھا جو کافی کی ٹرے سنبھالے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا۔ پھر وہ کافی بنانے لگا اور اس نے ایک پیالی اپنے نائب کو پیش کی، جس کو شکریہ کے ساتھ شعبان نے قبول کر لیا۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے ایڈگر نے کہا، اس کے علاوہ تمہاری زندگی میں اور کوئی ایسی مشکل مرحلہ پیش آیا شعبان؟ میں دراصل تمہاری تمام تر زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میری زندگی سادہ اور سپاٹ ہے انکل، اور آنٹی نے مجھے اپنی اولاد کی مانند پرورش کیا۔
मैंने कभी उनसे अपने बारे में पूछा तो मुख्तसर तौर पर उन्होंने मुझे मेरी कहानी सुना दी। मुझे कोई ऐसी मुश्किल पेश ही ना आने दी गई जिसके सिलसिले में मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ता। काफ़ी देर तक कैप्टन उससे उसके बारे में गुफ्तगू करता रहा और कैप्टन ने यह महसूस किया कि शाबान अपनी लाउबाली फितरत के बावजूद ज़ैरक है और उसकी जो बात इतनी ठोस होती हैं कि कोई उसकी गहराइयों में उतरने की जुर्रात नहीं कर सकता। लेकिन कैप्टन उलझा हुआ था। कोई ऐसी बात ज़रूर थी उस नौजवान में जो समझ में नहीं आती। वो सादगी से अपने बारे में बताता है और उसमें कहीं कोई ऐसा नुक्ता नहीं मिलता जो उलझा दे, लेकिन उलझने अपनी जगह कायम रहती हैं। उसने मुस्कुराते हुए शाबान से कहा, राजदारी के बारे में तुम्हारी अपनी क्या राय है? मैं समझा नहीं। अगर मैं तुम्हारे चीफ की हैसियत से, दोस्त की हैसियत से तुमसे कुछ ऐसी बात कहूँ जिसके बारे में मुझे ये कहना पड़े कि वो किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए, तो क्या तुम इस पर एतराज़ करोगे? शाबान ने एक लम्हे सोचा, फिर बोला, नहीं सर, मैं एतराज़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर किसी ऐसे अमल से मुझे वाकफियत हासिल हो जाए जिससे किसी और को नुकसान पहुँचता हो तो फिर मुझ पर यह लाजम हो जाएगा कि मैं आपको इस अमल से मना करूँ, और अगर आप मेरी इस बात को तस्लीम ना करें तो उस शख्स को आगाह कर दूं जिससे नुकसान पहुंचने वाला हो। कैप्टन ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम बहुत ज़हीन हो शाबान। अगर ऐसी कोई बात ना हो तो क्या मेरे साथ राजदारी से तावन करना पसंद करोगे? क्यों नहीं सर, शाबान ने पुरएतमाद लहजे में कहा। कोई बहुत अहम बात नहीं है। दरअसल मैंने समुंदर में बहुत वक्त गुजारा है, उससे मुतल्लक तमाम मालूमात से मुझे दिलचस्पी है। तो मैं समुंदर में देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैं दूसरों के इल्म में लाए बगैर समुंदर की सैर करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ। ये तो कोई परेशान कुन मसला नहीं, मैं समुंदर में उतरता रहता हूँ, शाबान ने कहा। मुझे इल्म है और मैं भी तुम्हारी तरह समुंदर में उतरना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी, मगर कुछ तैयारियों के साथ, कैप्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोला, मैं उम्र की दूसरी मंजिल में हूँ और मेरे अंदर वो जिस्मानी सलाहियतें नहीं हैं जो तुम में मौजूद हैं। इसके लिए कुछ तैयारियां करनी होंगी, लेकिन सब कुछ राजदारी के साथ। इसका मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, शाबान ने मुस्कुराते हुए कहा। तब फिर कल रात, कैप्टन बोला। शाबान के लिए ये एक दिलचस्प मुश्किल से ज़्यादा नहीं था, लेकिन एडगर इस पूरे मिशन से मुखलस हुए होने के बावजूद इस अनोखे तैराक की सलाहियतों का जायज़ा लेना चाहता था। इसके लिए उसने ये भी सोचा कि असद शेरादी या उसके साथी खातून ने कभी शाबान की इन खसूसियात का तज़किरा नहीं किया था। उसके इस्तग़फ़ार पर उन्होंने मुख्तसर इतना ज़रूर बताया था कि शाबान का माजी क्या है। दूसरे दिन उसने दोपहर निकलने के बाद शाबान से मुलाकात की। कहो ऑफिसर, तुम्हारा जहाज़ कैसा चल रहा है? बिल्कुल दुरुस्त। आज रात मैं तुम्हारे साथ समुंदर में उतर रहा हूँ। गोताखोरी का सारा सामान मौजूद है। इसके अलावा मैंने एक ख़ास इंतज़ाम किया है। वो क्या सर? 2 चीज़ें। नंबर 1, लंगर के पास मैंने एक ऐसी जंजीर का इजाफा किया है जिसे मैं अपनी और तुम्हारी कमर से मुंसलिक रखूँगा। दूसरा, ऊपर आने का ज़रिया एक सीढ़ी। आपने दुरुस्त कहा सर, लेकिन एक इजाज़त चाहता हूँ। क्या? मुझे इन चीज़ों का सहारा लेने के लिए मजबूर ना करें। माँ की आगोश में मुझे ख़तरा नहीं होता और इस पर शक करना माँ की तौहीन है, शाबान ने कहा। और कैप्टन तशवीश ज़दा नज़रों से उसे देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ओके। गार्था बल्गारिया पहुंच गई। सोफिया के एक होटल में उसने क़याम किया था और फिर खामोशी से वो ओशियन ट्रेडर की तरफ से राब्ते का इंतज़ार करती रही। फिर एक शाम उसने अपने दोनों साथियों से कहा, इदारे के मामूलात के सिलसिले में मैं गैर मुतमिन नहीं हूँ और वहाँ जो इंतज़ामात किए गए हैं उनके बारे में ये जानती हूँ कि यहाँ के काम बखूबी चलते रहेंगे। इसके बावजूद मैं जानती हूँ कि तुम दोनों में से एक वापस चली जाए और मेरे कुछ पैगामात ले जाए। ये काम जितना तवील हो गया है उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि ये अभी और तवालत इख्तियार करेगा, चुनाचा यहाँ खुली इत्तलात होनी चाहिए। मैडम गरीना ने कहा, यह सब कुछ बहुत अजीब हो गया है। हमने अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी।
और बिल्कुल मुनासिब इक़्तिदामात करते रहे, लेकिन यूँ लगता है जैसे कुछ गैर मर्ई कुव्वतें हमें नाकामियों से दो चार करती रही हैं। वो हमारे सामने से हटते रहे हैं, जबकि हमने कई कत्ल भी कर दिए। ओशियन ट्रेजर अगर उनके लिए इतना ही काम कर रहा है तो फिर क्यों ना ये केस हम उसे वापस कर दें। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ये मेरी एक किस्म है, और अगर मुझे नाकामी हुई तो इस किस्म या अहद के तहत मुझे हमेशा के लिए ऐसे मामला से किनारा कश होना पड़ेगा। इसके अलावा मैं खुद भी अब उस नौजवान के जुनून का शिकार हो गई हूँ और उसे अपनी तहवील में लेना चाहती हूँ। जी मैडम, गरीना ने गर्दन खम कर दी। बेहतर है तुम यहाँ से वापस इटली चली जाओ। जो हुक्म मैडम। सुनो, तुम मेरे साथ रहोगी। जो हुक्म मैडम, कोरा ने कहा। बल्गारिया के होटल ब्रस्टल सिटी में जिस शख्सियत ने मैडम से मुलाकात की वो मिस्टर लेमार्क के अलावा कोई नहीं था। लेमार्क ने पुरजोश मुसाफा करते हुए कहा, मुल्क की सियाहत ने हुस्न की मलका को मजीद हुस्न बख्शा है और ना जाने उस हुस्न ने क्या क्या क़यामतें बर्पा की होंगी। मुझे उम्मीद ना थी कि आप बलगरुद्द चले जाएंगे। मलका हुस्न जिस मिशन पर निकली हुई हैं वो इतना आम नहीं, उसे सरसरी निगाहों से देखा जाए। बात सिर्फ इसकी नहीं जिसे ओशियन ग्रेजर अपने लिए हासिल करना चाहता है। फिर जहाद अखनातून जिसके बारे में और उसको मालूमात हासिल हुई हैं, एक बड़ा आदमी जिसका ताल्लुक मिस्र से है, इस जहाज़ का मालिक है और उसने ऐसी तमाम मराआत हासिल कर ली हैं कानूनी तौर पर और किसी को हासिल नहीं है। और इस जहाज़ पर जदीद तरीन समुद्री तहकीकाती आलात रखे गए हैं। बहुत खूब, गार्था ने गहरी सांस लेकर कहा। ओशियन ट्रेजर समुंदर को अपनी मलकियत समझता है और इसके सिलसिले में होने वाली इस कार्रवाई को अपने लिए तसव्वुर करता है। जो कार आमद हो, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं या करने वाले हैं वो बल आखिर ओशियन ट्रेजर के लिए ही होगा। वो लोग अपनी सादगी के साथ हमारे साथ नहीं गए हैं। समुंदर के सिलसिले में जिस कदर कीमती मालूमात हासिल करेंगे और बल आखिर हमारा असासा बन जाएंगी, उससे हमें उन्हें काम करने का मौका देना चाहते हैं। उनका नज़रिया कुछ बदल गया है और कब्जा किया गया है कि उसका काम जारी रहना चाहिए। तब मेरे ख्याल में मेरी ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। गार्था ने कहा, नहीं मैडम, मुझे इसके लिए आपके पास आना पड़ा कि आपकी जिम्मेदारियां मज़ीद बढ़ गई हैं। पहले सिर्फ उसको दुनिया के हसूल का मामला था, अब उसे पूरे जहाज़ पर होने वाली कार्रवाइयों से आगाह रहने का मसला दरपेश है और उसके लिए आपसे बेहतर कोई फ़र्द हमारे पास मौजूद नहीं, बशर्त ये कि आप अपनी पसंद के मुआवजे पर हमारे लिए ये तवील मसरूफियत कबूल करें। अब मेरा काम क्या होगा? वो नौजवान तो मुसलसल हमारी तलब रहेगा, अगर वो मिल जाए तो अजाफी अमल होगा। असल काम अखनातून की कार्रवाइयों का अंदरूनी जायजा नहीं होगा। आपके लिए मुश्किल ना होगा मैडम। वो कैसे? आपका हुस्न जहां सोच दिलों को मसहूर करने की कुव्वत रखता है। समुंदर में अगर मुश्किल का शिकार कुछ खिवातीन किसी जहाज को हासिल हों तो वो तुम्हें ज़रूर सहारा देगा और ये खिवातीन दिलों को मसहूर कर देंगी और काम जारी हो जाएगा। लेमार्क ने मुस्कुराते हुए कहा और गार्था सोच में डूब गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, काम दिलचस्प है, बेहद दिलचस्प। लेमार्क ने हंस कर कहा, फिर बोला, मुझे ओशियन ट्रेजर से अहकामात मिले हैं कि इस सिलसिले में आपकी ये शर्त तस्लीम करूं और आपकी तरफ से उन्हें मंजूरी की इत्तला दूं। मेरा ख्याल है मिस्टर लेमार्क के काम मेरी पसंद के मुताबिक है। हर चंद कि अभी तक मैं इस सिलसिले में इसके बारे में हमारी पहले गुफ्तगू हो चुकी है मैडम। जो कुछ हुआ है ओशियन ट्रेजर उससे गैर मुतमिन नहीं है, बल्कि उससे उसे कुछ फ़वायद हासिल हुए हैं जिनकी तफसील मुझे भी नहीं मालूम। मुझे बस ये बताया गया है कि मैडम के जेवरात बेहतरीन हैं। शुक्रिया, मैं इस सिलसिले में काम करने के लिए तैयार हूँ। सब मेरियन आ चुकी है मैडम, हम आपको इस पर खुश आमदीद कहेंगे। गुड, लेकिन अब भी मुझे मज़ीद तफसीलात दरकार होंगी। इसका इंतज़ाम सब मेरियन पर हो जाएगा। क्या वो खुफिया तौर पर यहाँ रुकी है? नहीं मैडम, उसके लिए हमने रूस से ताउन हासिल किया है। बुल्गारिया रशियन ब्लॉक में है, इसलिए वहाँ से हदायत हासिल की गई हैं। हमें और भी बहुत ताउन हासिल होते रहेंगे। इस वक्त आप एक रूसी एजेंट की हैसियत रखती हैं और इस हवाले से आपको मुख्तलिफ जगहों से अमदाद हासिल हो सकती है। दिलचस्प और हैरत अंगेज, मगर इससे पहले एक और काम करना है मिस्टर लेमार्क। हुक्म।
मेरी एक साथी लड़की को इटली वापस पहुंचा दो ताकि उसे कुछ खास हदायत मिल सकें। अगर जल्दी है तो फौरन बंदोबस्त हो सकता है, वरना आपके रवाना होने के बाद मैं वापसी में उन्हें साथ ले जाऊंगा। नहीं, जल्दी नहीं है। लेमार्क ने इंतजामात किए और गार्था अपने उस नए मिशन के लिए तैयार हो गई। लेमार्क खुद उसे लेकर सबमरीन पर आया जो खुले समुद्र में थी, और उस तक पहुंचने के लिए स्टीमर से खुले समुद्र में आना पड़ा। सबमरीन ने सीता पर आकर उनका इस्तकबाल किया था। ओशियन ट्रेडर ने उसे भी शायद किसी कम्युनिस्ट मुल्क से हासिल किया था। गार्था जानती थी कि ओशियन ट्रेडर के वसाइल महदूद थे और उसके बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि उसकी पहुंच कहां तक है। सबमरीन पर कमांडर टोरकाडो ने उसका इस्तकबाल किया। उस शानदार एडवेंचर में मुझे आपके मुआवन के तौर पर काम करना है। हेलो, गार्था ने दिल अविद मुस्कुराहट के साथ कहा और टोरकाडो मरीन स्टाफ से उसका तारुफ कराने लगा। फिर उसने मजीद तफसीलात बताने लगा। जहाज अखनातून ने बहर असूद से रवाना होने के बाद शमाली समुंदर का रुख इख्तियार किया है और आम रूट से हट चुका है। हम उसे एक जुर्रातमंदाना कदम करार देते हैं। आम समुद्री रास्तों से हटकर सफ़र करने की जुर्रात आम लोगों से नहीं हो सकती, और कोई आला पाए का कैप्टन ही हंगामी हालात के तहत ये कदम उठा सकता है। अगर अखनातून पर कोई तजर्बाकार कप्तान मौजूद नहीं है तो फिर उसे एक अहमकाना कोशिश ही करार दिया जा सकता है जो खुदकशी के मुतरादिफ है, क्योंकि नामालूम समुंदर इलाका हर लम्हे मौत का पैगाम देते हैं और वहाँ शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल वो किसी भी खतरे से दूर है, मगर ज़रा सी बेएहतियाती खतरनाक भी हो सकती है। मगर मेरी सोच ज़रा मुख्तलिफ है। क्यों? गार्था ने पूरी तरह उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते हुए कहा। टोरकाडो ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं तकरीबन 17 साल से ओशियन ट्रेडर के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे हदायत की गई है कि आपको मैं उन बातों से भी आगाह कर दूं जो ओशियन की खुफिया फाइलों में एक कीमती खजाने की हैसियत रखती हैं। ओशियन को दुनिया के चंद ऐसे ममालिक की हमायत हासिल है जो बेहद तरक्की याफ्ता हैं और मंजर आम पर जो कुछ कर रहे हैं पस मंजर में उससे ज़्यादा मारूफ हैं। ये एक गैर मुतल्लक गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन आपको इससे आगाह करना ज़रूरी है। दुनिया इस वक्त जिन जंगी खतरात से दो चार है, उसके तहत ज़हीन तरीन और दौलतमंद तरीन ममालिक ने कुछ ऐसे खसूसी इंतज़ामात किए हैं कि अगर जंगी जनून खौफनाक शक्ल इख्तियार कर जाए तो उनके लिए कोई जनाए जाए पना हो और वो अपना मखसूस दिफा कर सकें। दुनिया के मुख्तलिफ गोशों को कहीं न कहीं से देखा जा चुका है। बेशक अब भी लातादाद इलाके ऐसे हैं जो इंसानी निगाह से ही नहीं बल्कि खिला में बिखरे हुए मसनूई सियारों की निगाहों से भी पोशीदा हैं, लेकिन उन पर इन्हसार नहीं किया गया। कायनात का 3 गुना बड़ा हिस्सा समुंदर इसके लिए मुंतखब है, और समुंदर के ऐसे दूर दराज गोशों में कुछ पॉइंट्स बनाए गए जहां इंसानी गुजर अभी तक नहीं हुआ। नामालूम जजीरे दरियाफ्त किए गए और उन जजीरों पर बहुत कुछ किया जा रहा है। ओशियन ट्रेडर के पास भी ऐसे चंद पॉइंट्स मौजूद हैं जहां हमने बेहतरीन तरीके से मंसूबा बंदी की है और वहां हमारे अपने लोग मौजूद हैं। उन जजीरों पर ओशियन के लिए काम भी होता है और मज़ीद कुछ ऐसे अक़दामात भी जिनका इल्म सिर्फ सरबराहों को है, और ये जजीरे मुख्तलिफ समुद्रों में फैले हुए हैं। हमें अपने उस सफ़र के दौरान वहाँ से भी हर तरह की अमदाद हासिल हो सकती है और इस तरह हम समुद्र में कतई तौर पर महफूज हैं। अखनातून जिस जानब सफ़र कर रहा है उस तरफ भी हमारे अपने कुछ पॉइंट्स हैं और हमें ज़रूरत के वक़्त वहाँ से अमदाद हासिल हो सकती है। अखनातून को निगाहों में रखा जाएगा और किसी भी मुनासिब जगह से आपको उस तक पहुंचने की आसानियां फराहम कर दी जाएंगी, चुनाचा आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। गार्था इंतहाई दिलचस्पी की निगाहों से उसको देख रही थी। उसे ये सारी कहानी बहुत अजीब महसूस हुई। फिर उसने सनसीखेज लहजे में कहा, मगर मुझे तअज्जुब है अखनातून को आखिर इस कदर अहमियत क्यों दी जा रही है। क्या इतने वसाइल रखने के बावजूद अखनातून को बस से बाहर समझा जा रहा है? टोरकाडो ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैडम, ओशियन ट्रेडर में जहां बेहतरीन दिमाग समुद्री दौलत तलाश करने में मसरूफ हैं,
वहीं कुछ ऐसे दिमाग भी मौजूद हैं जो दुनिया को सरसरी निगाह से नहीं देखते। वो लोग किसी भी काविश को नज़रअंदाज नहीं करते और उनका सोचना ये है कि हर शख्स अपने तौर पर एक अलग सलाहियत रखता है और उसके तहत काम करना जानता है। अखनातून को अहमियत इसलिए दी गई कि उसकी तैयारियों में जो आला ज़हानत का मुजाहरा किया गया है और जिस तरह उसके सिलसिले में काम हुआ वो यकीनी तौर पर बेमकसद नहीं है। उसके पस पर्दा कुछ ऐसे अवामल हैं जिसने अखनातून पर काम करने वाले बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। चुनाचा ओशियन इनकी सलाहियतों को भी इस्तेमाल करना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि अखनातून के पास वो कौन से ऐसे वसाइल हैं जिनकी बिना पर वो इस कदर पुरुम्मीद हैं, और अगर उनके वसाइल काम लेकर वो कोई बेहतर कारनामा सर अंजाम देते हैं तो क्या हर्ज है कि ओशियन के उनके जरिए बड़े मफादात हासिल हो जाएंगे। मैं समझ गई मेरे स्पिर्द जो जिम्मेदारियां की गई हैं मैं उन्हें सर अंजाम देने में अपनी तमाम सलाहियतें सिर्फ कर दूंगी। शुक्रिया मैडम, हम लोग आपके मतहतों की हैसियत रखते हैं और आपको अपने सफ़र के दौरान ये इत्मीनान रहना चाहिए कि हम भरपूर तरीके से आपकी निगरानी कर रहे हैं। गार्था ने गरीना को लेबाक के सुपुर्द कर दिया जो उसे लेकर इटली चल पड़ा और वह तमाम तर तैयारियों के बाद सबमरीन में मुंतकिल हो गई और उसने बुल्गारिया का समंदर छोड़ दिया। एडगर जिंदा दिल और महम जो शख्स था और उसका शुमार उन लोगों में होता था जो जिंदगी को आखिरी लम्हात तक दिलचस्पियों में गुम रखकर गुजारना चाहते हैं। समुद्री दौलत, खजानों का हसूल आम इंसानों की तरह असद की निगाहों में भी पुरकशिश था। वो असद शहराजी के मंसूबे से पूरी तरह मुतफिक था और दुनिया को समुद्री दौलत देने का तस्वर उसके जहन में भी इतना ही मुखलसाना था जितना उस जहाज पर मौजूद दूसरे लोगों को जहन में। लेकिन अभी दिलचस्पियों को वो किसी तौर नहीं रोक सका था क्योंकि एक जिम्मेदार कप्तान की हैसियत से उसने हमेशा ही खतरात से बचने की कोशिश की, क्योंकि बहुत से लोगों को ज़िंदगी का मसला होता है और उन फ़राइज़ की तकमील का भी जो उसके सुपुर्द किए जाते हैं। ये महम जो ज़िंदगी उसे अपनी पसंद के मुताबिक मिली और उसने उसे बखुशी अपना लिया, लेकिन शाबान का एक नज़ारा करने के बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी अब तक की काविशें बेमकसद रही हैं। समुद्र की गहराइयों में एक अनोखा फन पेश करने वाला ये नौजवान आखिर उन बेपनाह सलाहियतों का हसूल अपने लिए कैसे मुमकिन बना सका। वो इसका इंकशाफ चाहता था और आज रात वो उन कोशिशों के लिए भरपूर इंतजामात के साथ तैयार था। शाबान तो था ही समुद्रों का रसिया। एडगर ने मुकर्रर जगह पर उससे मुलाकात की और एक बार फिर तशवीश की लहरें उसके चेहरे पर फैल गईं। उसने शाबान को बरहना बदन देखा। ज़हरी हिस्से पर एक मखसूस किस्म का लिबास था जो नहायत चुस्त और चमकदार था। टांग पर चमड़ी की एक पट्टी बंधी हुई थी जिसमें एक बहुत ही खौफनाक खंजर उड़सा हुआ था और इसके अलावा और कुछ नहीं था। खुले समंदर में जहां लातादाद समुद्री अफरीतों से मदभीड़ हो सकती थी, इतना बेसरो सामान होना मुनासिब नहीं था। कम अज कम ऑक्सीजन सिलेंडर और हिफाजती खुद होना तो बेहद ज़रूरी था। एडगर ने उसका बंदोबस्त शाबान के लिए भी किया और इस वक्त भी उसने शाबान से कहा, देखो शाबान, मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूँ और बुजुर्ग की हैसियत से या मेरे मातहत की हैसियत से तुम्हें मेरी बात इस हद तक माननी चाहिए कि तुम अपने लिए हिफाजती इंतजामात कर लो। मैं तुम्हारी जज्बाती कैफियत से वाकिफ हूँ। जो कुछ तुमने कहा है उसकी अहमियत तस्लीम करता हूँ, लेकिन मिस्टर एडगर, समुंदर से मेरा मुआहदा है, अगर दोस्तों पर एतमाद ना किया जाए तो नुकसान हो जाते हैं। ये आपकी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ समुद्री दुनिया की सैर करें, चुनाचा आपको मुझसे तावन भी करना चाहिए। आप मुझे इन इक़दामात के लिए कह रहे हैं जिनसे मुझे नफरत है। मैं माजरत तलब करूँगा आपसे समुंदर में। मैं हिफाजती इक़दामात के साथ नहीं उतर सकता। इस तरह उससे इनहराफ होगा कि आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे सिलसिले में बिल्कुल फिक्रमंद ना हों और सिर्फ अपने आप पर निगाह रखें। हम एक तफरीही कोशिश कर रहे हैं। आप ये भी भरोसा रखें कि आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि आप इस वक्त मेरे साथ हैं। समुंदर आपको भी धोखा नहीं देगा।
एडगर ने गहरी सांस ली और गर्दन झटकता हुआ बोला, तुम्हारा ये एतमाद मेरे लिए एक अनोखी की हैसियत रखता है। ठीक है, आओ। एडगर ने अपने जिस्म पर गोताखोरी का लिबास पहना, ऑक्सीजन सिलेंडर बांधा और उसके बाद उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां से उन्हें समुद्र की गहराइयों में उतरना था। उसने अपने लिए बेहतरीन इंतजामात किए। एक बहुत ही जदीद किस्म की सीढ़ी जहाज से नीचे पानी तक गई और उसके साथ ही लंगर के उस हिस्से में एक मखसूस जंजीर मुंसलिक थी जो सीढ़ी के नजदीक ही था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। जब शाबान ऊपर से उसे नीचे उतरते देखता रहा। नीचे पहुंचने के बाद एडगर ने जंजीर का मजबूत हुक कमर में बंधी हुई फौलादी बेल्ट से बांधा और उसे ला करने के बाद ऊपर रुख करके हाथ हिलाने लगा। तब उसने बुलंदियों से शाबान को नीचे गिरते हुए देखा और आंखें बंद कर लीं। शाबान ने रस्सी की सीढ़ी के जरिए नीचे उतरना पसंद नहीं किया था। एडगर होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, जवानी की उम्र दीवानगी की उम्र होती है और बाद नौजवान हद से ज्यादा दीवाने होते हैं। लेकिन फिर उसने उस दीवाने को डॉल्फिन मछली की तरह समुद्र में सीधा खड़े होते हुए देखा। उसके घुटनों से नीचे तक का हिस्सा पानी से बाहर था और वो हाथ हिला हिलाकर एडगर को सीढ़ी छोड़ देने के लिए कह रहा था। एडगर ने माहिर गोताखोरों की मानद सीढ़ी छोड़ी और समुद्र में आ गया। उसके बाद वो तैरता हुआ शाबान के पास पहुंचा जो मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था और उसके अपने करीब आने का इंतजार कर रहा था। एडगर ने इशारों से शाबान को बताया कि वो जहाज से ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर सकेगा। ये जंजीर इतनी बड़ी है कि वह समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे तक जा सकता है, लेकिन जहां से जंजीर खत्म हो जाएगी उससे ज्यादा नीचे उतरना कम से कम उसके लिए मुमकिन ना होगा। शाबान ने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई। जहाज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया था और उसके बाद एडगर ने उसकी सीधी सिमत में तैरना शुरू कर दिया। एक जगह जाकर उन्होंने पानी में गोता लगाया और समुद्र की गहराइयों में उतरते चले गए। ये काम एडगर जैसा माहिर कैप्टन ही कर सकता था, क्योंकि खुले समुद्र में इतनी गहराइयां भी इंतहाई खौफनाक होती हैं। ताहम नीचे जाकर वो पुरसकून हो गए। एडगर समुद्र से ज्यादा शाबान का जायजा ले रहा था और उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। पानी की गहराइयों में उसने किसी बैरूनी इंसान को पहली बार इतना पुरसकून देखा। गहराइयां ज्यादा से ज्यादा होती चली गईं, लेकिन शाबान के वजूद पर किसी दबाव का एहसास नहीं था। वो समुद्र में अटकेलियां कर रहा था और उसके तैरने के अंदाज में समुद्री जानवरों ही की सी कैफियत पाई जाती थी। एडगर को थोड़ा सा अफसोस हुआ उस वक्त, अगर एक वाटर प्रूफ कैमरा भी उसके पास होता तो वो इस हैरतनाक नौजवान की बेशुमार तस्वीरें बनाता। समुद्र में उतरने के बाद समझ में नहीं आता था कि इसका खुशकी से भी कोई ताल्लुक है। एडगर समुद्र और शाबान का जायजा लेता रहा। मछलियों के गौल आस पास से गुजर रहे थे। कभी वो रुककर अपनी हैरान निगाहों से इन दो अजनबी जानदारों को देखते और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते कि इनका ताल्लुक कौन से खित्ते से है। ये ना समझकर वो आगे बढ़ जाते या फिर उनके जिस्म की जुम्बशों से खौफजदा होकर फौरन ही किन्हीं काट कर गुजर जाते। शाबान बड़े सुकून से तैराकी का मुजाहरा करता रहा और एडगर उसके साथ साथ आगे बढ़ता रहा। पानी में इतनी देर तक इस तरह बगैर किसी परेशानी के रहना नाकाबिले यकीन सी बात थी। बाद औकात समुद्र की गहराइयों में गोताखोरी के रिकॉर्ड कायम करने वाले इस किस्म के मशक करने के बाद पानी में उतर जाते हैं, लेकिन वो अपनी आधी जिंदगी इसी मशक में सिर्फ कर देते हैं। जबकि इस नौजवान की उम्र भी इतनी नहीं थी कि उसे किसी बहुत बड़ी मशक का हामिल समझा जाए। एडगर इन तमाम चीज़ों का जायजा लेता रहा। उसकी अक्ल साथ छोड़ने लगी और अब उसे इस बात में किसी शक का एहसास नहीं था कि शाबान नाकाबिले फहम है। ये ख्याल भी उसके दिमाग में आया कि हो सकता है असद शराजी ने इसी बुनियाद पर इस सफ़र का आगाज किया हो कि उसके साथ एक ऐसा अनोखा नौजवान मौजूद है। समुद्री दुनिया की निगाहों के सामने थी। बुलंदी पर जहाज एक मखसूस अंदाज में अपना सफर कर रहा था और एडगर ने महसूस किया कि अब उसकी कमर से बंधी हुई जंजीर तन गई है। शाबान उससे हमेशा ही आगे निकल जाता था और उसको तेज रफ्तारी से आगे का सफर करना पड़ता, लेकिन शायद वो अब जहाज की रफ्तार का साथ नहीं दे पा रहा था और तनी हुई जंजीर के सहारे खुद आगे बढ़ रहा था। हालांकि अभी बहुत वक्त नहीं हुआ था।
एडगर खुद को घसीटता रहा, उसके साथ ही अपनी जिंदगी का सबसे हैरतनेक मुशाहदा भी कर रहा था। अपनी तवील तरीन जिंदगी में उसने इतना अनोखा तैराक नहीं देखा। उसने दोस्त के बारे में सोचा। समुंदर में काफी वक्त गुजार चुका था और अब उसके बाजू शल होते जा रहे थे। वैसे खतरा नहीं था, क्योंकि जो इंतजाम उसने अपने लिए किया था वो इंतहाई कार आमद साबित हो रहा था। लेकिन जब भी उसकी निगाह शाबान पर पड़ती, उसे यूं महसूस होता जैसे शाबान के अंदर पहले से ज्यादा जोलानियां जाग रही हों। उसके चेहरे की मशहूर कुन कैफियत का एडगर ने अच्छी तरह जायजा लिया और बार बार उसका सर चकराने लगता। आखिर ये कौन सी मखलूक है? क्या है ये? मछलियों का एक गौल हैरत और दिलचस्पी के साथ उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। उनकी गोल गोल आंखें चारों तरफ से उनका जायजा ले रही थीं। गालबन ये वाग फिश थी जो एक मखसूस शक्ल रखती हैं और भौंकना जानती हैं। एडगर ने इतने करीब से उन मछलियों को समुंदर के नीचे कभी नहीं देखा था। वो उसकी दिलचस्पी का मरकज बन गई। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद दफतन मछलियों के एक गौल में दहशत की एक कैफियत पैदा हुई और वो गहराइयों में गोता लगाकर चारों तरफ मुंतशिर हो गया। एडगर जैसा ज़हीन कप्तान जानता था कि ये कैफियत कौन से खतरे की घंटी बजा रही है। उसने सहमी हुई निगाहों से इर्द गिर्द नजर डाली और उसे पानी के हिरंग वो मछली नजर आ गई जिसे साखत के एतबार से सफेद शार्क कहा जा सकता था। मछलियों के जो गोल एडगर को नजर आए थे, उन्हें देखने के बाद उसने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि यहाँ शार्क भी हो सकती हैं। इसी किस्म के समुद्रों में शार्क की मौजूदगी के अमकानात होते हैं। चुनांचे उसने फौरन ही शाबान को उस जानब मतवज्जा किया और ऊपर की सिमत तैरने लगा। एक लम्हे के लिए रुककर उसने शाबान को देखा और उसके दिल में खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई। शाबान शार्क के ऐन सामने दोनों हाथ सीधे किए हुए उसी सिमत देख रहा था। यह दीवानगी है, एडगर ने दिल ही दिल में सोचा। बेहालत मजबूरी उसे थोड़ा सा नीचे आना पड़ा और उसने शाबान के पाँव को पकड़कर जोर जोर से हिलाया। शाबान ने पानी में एक मस्त सी अंगड़ाई ली और थोड़ा सा गहराई में उतर गया। शार्क बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी और अब इस बात का खदशा हो गया कि शाबान और एडगर दोनों इसकी लपेट में आ जाएंगे। काफी बड़ी और खौफनाक शार्क थी और वो जानता था कि ये किस कदर तबाहकुन हो सकती है। उसने एक बार फिर कोशिश की कि शाबान को ऊपर घसीटे, लेकिन शाबान का पांव उसके हाथ से फिसल गया। इस दौरान शार्क अपनी मजबूत और ताकतवर दुम का रुख तब्दील कर चुकी थी और गालबन अपने शिकार को अपनी दुम के जरिए हलाक करना चाहती थी। शार्क मछलियों के बारे में इसकी मालूमात बहुत ज्यादा थी और वो जानता था कि तन्हा शार्क किसी कदर खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि समुद्रों में उनके पूरे कबीले आबाद होते हैं और अमूमन ये गौल की शक्ल में किसी भी सिमत का रुख करती हैं। लेकिन गौल से भटकी हुई शार्क भूखी होती है और हर कीमत पर अपने शिकार को तलाश करके उसे ख़त्म कर देना चाहती है। शार्क की तेज़ दुम शाबान के सर के ऊपर से निकली तो वो अपनी हिम्मत बरकरार ना रख सका। उसने बर्क रफ्तारी से रुख तब्दील किया और शार्क से काफ़ी दूर निकल आया। उसका दिल तो यही चाह रहा था कि फ़ौरन सितह समुंदर का रुख करे, लेकिन फितरी तौर पर वो इस कदर बुज़दिल नहीं था कि शाबान को इस तरह मुसीबत में छोड़कर फरार हो जाए। अलबत्ता दिल से यही चाहता था कि शाबान फौरी तौर पर बचाव की कोशिश करे, लेकिन फिर उसे ठटक जाना पड़ा, क्योंकि शार्क और इंसान के दरमियान जो मुकाबला शुरू हुआ था वो नाकाबिले यकीन था। पानी का जानवर जानता था कि पानी में कौन कौन से रुख से हमला किया जाए तो मद्दे मुकाबल को चकराया जा सकता है, लेकिन शायद ये शख्स जो इस वक्त उसके सामने था उससे ज्यादा हसीयात रखता था और उससे ज्यादा तेज रफ्तारी भी था। शार्क ने फौरन ही अपना रुख तब्दील किया और उसे एडगर नजर आ गया। चुनाचा उसने एक लंबा चक्कर लेकर उसकी जानब रुख किया था। एडगर को अपनी जान के लाले पड़ गए और वो तेजी से दूसरी सिमत भागा, लेकिन उसने शाबान को नहीं देखा था जो कलाबाजी खाकर अपने पांव से वो खंजर खींच चुका था और बिलाशुबा एक नाकाबिले यकीन मंजर देखने को मिला। इस तेजी से शार्क की जानब आया कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था।
और फिर यही महसूस हुआ जैसे किसी ताकतवर मशीन से तार पैडो फेंका गया हो। उसने शार्क के ऐन सामने पहुंचकर उसकी आंख को निशाना बनाया था। तेज खंजर उस तरह आंख में होकर बाहर निकल आया जैसे किसी साबुन को काट दिया गया हो, और शार्क की उछल कूद ने चारों तरफ माहौल धुंधला दिया। एडगर ने पानी में खून के बुलबुले होते हुए देखे और उसके बाद तमाम मंजर उसकी निगाहों से उजल हो गया। वो दहशत के आलम में अपनी जंजीर को संभाले जहाज के साथ तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। होशो हवास उसके रुखसत होने लगे। उसे अब शाबान की जिंदगी की उम्मीद नहीं रही थी। अलबत्ता तकरीबन काफी दूर निकलने के बाद जब वो सिता पर बुलंद हुआ तो उसने थोड़े ही फासले पर शाबान का चेहरा देखा, जो पानी की सिता पर आधे जिस्म से बाहर निकला हुआ उसी जानब आ रहा था। एडगर ने आंखें बंद कर ली। उसका जहन उसका साथ छोड़ने लगा था और वो बुरी तरह चकरा रहा था। फिर उसे शाबान के हाथों का लमस महसूस हुआ। उसने गालबन उससे कुछ कहा और जो चेहरे पर खौल मौजूद होने की वजह से एडगर नहीं सुन सका था। उसने खुद ही आगे बढ़कर एडगर का खौल उसके चेहरे से उतार दिया और एडगर फिजा में गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसका चेहरा बुरी तरह नडाल नजर आ रहा था। उसने गहरी निगाहों से उसको देखा और फूले हुए सांस के साथ बोला, वापस, खुदा के लिए वापस चलो। शाबान ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और उसके बाद वो तीनों तेजी से आगे बढ़ते हुए सीढ़ी तक आए और उसके बाद वो बड़ी हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। और जब अर्शे पर उसके कदम पहुंचे तो वो बगैर लिबास वगैरह उतारे हुए लंबा लंबा अर्शे पर दराज हो गया। शाबान उसके नज़दीक बड़े मसरूर अंदाज में बैठ गया था। प्रोफेसर बैरन अपनी उस लेबॉर्ट्री में मगन था। उसे इस बात से गर्ज नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो पूरी तरह मुतमिन था। अहल के कामों में कोई मुदाखलत नहीं होती थी। हालांकि असद शरादी खुद भी इसी शोबे से मुतअल्लिक था, लेकिन उसने पूरी सच्चाई से प्रोफेसर को बता दिया था कि वह समुद्री मामलात के बारे में बजाते खुद कुछ नहीं जानता। बस अपने शौक की बुनियाद पर उसने ये सब कुछ किया है और वो पूरी तरह प्रोफेसर पर तकिया करता है। इस लेबॉर्ट्री में और कुछ रद्दे बदल हो तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? प्रोफेसर ने पूछा था। कतई नहीं, बल्कि मैं खुद आपके मुआवन की हैसियत से पेश करके खुशी महसूस करूंगा। नहीं, मुझे कोई मुआवन दरकार नहीं है, प्रोफेसर ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। और असद शरादी शाने हिलाकर खामोश हो गया था। प्रोफेसर ने अपनी पसंद के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। ये समुद्री जायजा लेने के लिए उसने दिन रात मेहनत करके ऐसा कैमरा तैयार किया था जो एक फौलादी खवास के जरिए समुद्र में उतार दिया गया था। प्रोफेसर उसे रिमोट से कंट्रोल करता था। उसे आगे पीछे एक तवील रेंज में भेजा जा सकता था। ये उसका बुनियादी काम था और इस कैमरे की कारकर्दगी से मुतमिन होकर उसने बाकी काम लेबॉर्ट्री में काम शुरू कर दिया था। अपनी बेटी से इसका बस इतना राब्ता था कि रात का खाना वो हमेशा उसके साथ खाती थी। इस वक्त भी रात के 9 बजे थे और सैंडा अपने और उसके लिए खाना लेकर आई थी। लेबॉर्ट्री के लिए मखसूस मुलाजम ने करीने से खाना उसके सामने चुन दिया और प्रोफेसर मेज पर आ बैठा। डैडी, उसने उसे खाने के दौरान मुखातब किया, आपने जिंदगी में किसी चीज से दिलचस्पी ली है? हूँ, क्यों नहीं? क्या है वो चीज? 2 चीजें हैं, समुंदर और सैंड्रा। हरगिज नहीं, उसने कहा। दूसरी चीज मैंड्रा नहीं है, वजाहत करो। मेरा दिल कितना चाहता है डैडी, आपको अच्छे लिबास पहनाऊं, आपके बाल संवारूं, आपका हाथ पकड़कर सैर करूं। आपने कभी मुझे इसका मौका दिया? जब तुम्हें मेरे हाथ का सहारा दरकार था तो मैंने कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे कदम मजबूत हैं और तुम हरनी की तरह कलांचे भर सकती हो। एक बूढ़ा तुम्हें सहारा नहीं दे सकता, तुम्हारा साथ नहीं दौड़ सकता। इसे उसकी दुनिया में गुम रहने दो। तुम अपने जैसों को साथी बनाओ। वैसे जहाज की जिंदगी तुमने कैसी पाई? बहुत खूबसूरत डैडी, वो बहल गई। लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे, बिल्कुल अपनों जैसे। सब मुझसे प्यार से गुफ्तगू करते हैं, मुझे अहमियत देते हैं और वो अलफ लैलवी हैं। अर्तका हाशमी, हाँ डैडी, कितना पुरइसरार अनोखा है डैडी। मैंने एक फिल्म किंग एंड आई देखी थी। उसमें एक शख्स की बहुत सी बीवियां थीं, मगर वो फिल्म थी और ये हकीकत। मैं आंटी दर्दाना के साथ उनसे मिली थी।
दर्दाना प्रोफेसर ने सवालिया निगाहों से उसको देखा। वो नेक दिल और पुरवकार खातून जिनके लहजे में बेपनाह शरीनी है और जिनका अंदाज़े मोहब्बत भरा हुआ होता है। ओहो, मैं समझ गया, असद की सेक्रेटरी की बात कर रही हो तुम। हाँ डैडी, वो बहुत अच्छी खातून हैं। मैं आपको बता रही थी कि मैं उनके साथ उन औरतों से मिली थी, बहुत सी बातें की थी मैंने। वो तो सब की सब तालीम याफ्ता हैं। मैंने आंटी के साथ मिलकर उनसे बहुत से सवालात किए और उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई हैं मुझे वो नाकाबिले यकीन हैं। उसने उनको वो सारी तफसील बता दी। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, हाँ, आज का इंसान भी इन्हीं रास्तों का राही है जो कदीम थे। मैंने दुनिया को बहुत गहरी निगाह से देखा है। डैडी, इन हालात में भला मुझे यहाँ कोई परेशानी या दिक्कत हो सकती है? प्रोफेसर हंसने लगा, फिर बोला, यूं लगता है असद शराजी की सेक्रेटरी भी तुम्हें बहुत पसंद आई है। हाँ डैडी, सच्ची बात यह है कि जहाज पर मेरा पहला पुरमोहब्बत इस्तकबाल उन्हीं खातून ने किया था और इसके बाद मुझे किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं हुई, बल्कि वो मुझे निहायत खुश दिली से खुश आमदीद कहती हैं। असद शराजी के साथ वो नौजवान भी तो है जिसे शाबान के नाम से पुकारा जाता है, वो जो जहाज का नायब कप्तान है। हाँ, क्या उससे तुम्हारी बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई? खसूसी तौर पर नहीं डैडी, आंटी के पास एक दो बार वो आया और मुझसे भी मुखातब हुआ। उसने सादा से लहजे में कहा। प्रोफेसर गहरी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर बोला, एक फिल्म दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। कैसी फिल्म? जो मैंने इस जहाज पर तैयार की है। दिखाइए, उसने कहा और प्रोफेसर इंतजामात करता रहा। जदीद साखत के एक प्रोजेक्टर पर उसने एक बहुत ही बारीक, तकरीबन माइक्रोफिल्म जैसी एक फिल्म का रोल लगाया और उसे एक स्क्रीन पर दिखाने लगा। समुंदर का मंजर था और समुंदर की गहराइयों में पानी की जिंदगी रवां दवां थी। बहुत ही खूबसूरत मनाजर थे। सैंड्रा पसंदीदगी की निगाहों से उन्हें देखने लगी। फिर उस मंजर में गोताखोरी के लिबास में मलबूस शख्स नजर आया। ये जहाज का कैप्टन एडगर था, जिसकी कमर से एक जंजीर बदी नजर आ रही थी। और उसके बाद उसने जो दूसरी शख्सियत देखी, ये वही नौजवान था जिसके बारे में अभी अभी प्रोफेसर ने कहा था, लेकिन वो किसी किस्म के हिफाजती लिबास या खुद से मबरा था और बिल्कुल आम से अंदाज में पानी की गहराइयों में नजर आ रहा था। सैंड्रा ने हैरानी से कहा, ओह डैडी, ये गोताखोरी के लिबास में नहीं है। हाँ, इसे देखती रहो, मेरे कैमरे ने इसी का ताकुब किया है। प्रोफेसर ने जवाब दिया और उसके बाद सैंड्रा हैरानी और दिलचस्पी से नौजवान का पानी से खेलना देखती रही। एक खास पैमाना उन गहराइयों का जायजा पेश कर रहा था। सैंड्रा ने उसके बारे में भी पूछा तो प्रोफेसर ने कहा, हाँ, गोताखोरी के लिबास में खसूसी तौर पर समुंदर की इन गहराइयों में उतरा जा सकता है, बल्कि इससे भी ज्यादा नीचे जाया जा सकता है। लेकिन गोताखोरी के लिबास के बगैर, ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के बगैर पानी की इतनी गहराइयों में नहीं पहुंचा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैराक थोड़ी गहराइयों में उतर सकता है और उसके बाद उसे ऊपर आना लाजमी होता है। अगर वो बहुत ज्यादा माहिर है और सांस रोक सकता है तो फिर भी पानी की गहराइयों में इसकी ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक हो सकती है। मगर तुम घड़ी पर वक्त देख रही हो, वो तकरीबन 1.25 घंटे से पानी में उतरे हुए हैं। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। मैंने पूरे तौर पर तहकीकी तरीकाकार इख्तियार किया है, यानी जब मैंने उन्हें पानी में देखा तो इस कैमरे में गहराइयों और वक्त का तयन कर दिया गया जो फिल्म पर मौजूद है और तुम्हें अब इस सिलसिले में मदद देगा। सैंड्रा ने गर्दन हिला दी और हैरान निगाहों से उन लोगों को पानी में खरमस्तियां देखती रही और उसके बाद उसने वो सब कुछ देखा जो उन दोनों के साथ हुआ था। जब ये फिल्म खत्म हो गई तो सैंड्रा ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था। वो फटी फटी आंखों से प्रोफेसर को देख रही थी और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, उफ मेरे खुदा, कितना फुर्तीला था वो, कितना दिलेर। मैं दावे से कह सकती हूँ डैडी कि ये शार्क से ज्यादा वहशी है। आह, मैंने ऐसा मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा। डैडी, मैंने वो फिल्म देखी थी जिसका नाम जाज था और जाज में मैंने एक शार्क को बाअमल देखा था। वो तो इतनी वहशी होती है कि, और फिर डैडी वो इससे बड़ी भी नहीं थी। मैं मानती हूँ कि वो एक फिल्म थी, लेकिन क्या शार्क इससे कम खतरनाक होती है? ओह मेरे खुदा, ये ताज्जुब की बात है। प्रोफेसर ने फिल्म बंद कर दी और तमाम चीजें उनकी जगह महफूज कर दी। फिर गहरी निगाहों से एक कुर्सी पर बैठकर सैंड्रा का जायजा लेने लगा।
एक काबिल एतमाद साथी जो समुंदर में हमारा हम सफ़र है और जिससे ये तवक्का की जा सकती है कि उसकी तेज़ी फुर्ती और चालाकी किसी भी लम्हे किसी भी इंसान की मदद कर सकती है, बशर्ते कि वो इसका बेहतरीन दोस्त हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो समझने वाली निगाहों से प्रोफेसर को देखने लगी। फिर उसने कहा, इस मंजर ने मेरे होशो हवास गुम कर दिए हैं डैडी, लेकिन ये कब की बात है? आपने फिल्म बिल्कुल ताज़ा, कल रात की। मगर ये दोनों समुंदर में क्या कर रहे थे? गोताखोरी। प्रोफेसर एक बार फिर मुस्कुराया। हमने दिन में तो इस हौलनाक वाक़े का तज़किरा नहीं सुना और कभी नहीं सुनोगी, लेकिन एक बात मैं तुमसे भी कहना चाहती हूँ। ये फिल्म मैंने बनाई है और ये मेरे पास एक अमानत के तौर पर महफूज है और इस अमानत की हिफाजत तुम भी करोगी। कभी भूल कर भी किसी से इसका तज़किरा नहीं करना, समझ रही हो ना? इससे हमारी हैसियत दागदार हो जाएगी। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो यकीनी तौर पर अपने मफाद में है, जिनके तहत अखनातून पर यह मिशन शुरू किया गया है। लेकिन बाद मामलात ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। चुनाचा बेटे, अगर ये फिल्म मैंने तुम्हें दिखा दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे मंजरे आम पर ले आओ। कभी किसी से इसका कोई तज़किरा मत करना। ठीक है डैडी, आपने मुझे मना कर दिया, मैं नहीं करूँगी, लेकिन इसमें कोई ख़ास पहलू पोशीदा है। हाँ, यूँ समझो, बहुत ही ख़ास। वो सवालिया निगाहों से प्रोफेसर को देखती रही तो प्रोफेसर ने कहा, और मैं इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, अलबत्ता तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ सैंड्रा। जी डैडी, उसने जवाब दिया। इस नौजवान से दोस्ती करो। क्या तुम्हें एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत नहीं है? वो किसी कदर उलझी हुई निगाहों से प्रोफेसर को देखने लगी। ये जुमला भी उसके लिए बाइसे हैरत था, क्योंकि प्रोफेसर बहुत सख्त गिर इंसान था। आज पहली बार प्रोफेसर उसे एक नौजवान से दोस्ती का दर्स दे रहा था। उसने प्रोफेसर की तरफ देखा तो बैरन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उससे दोस्ती पर मुझे एतराज़ नहीं होगा। इंसान का फ़र्क होता है और पैराई गोया का नौजवान नहीं है। उसका अंदाज़ा था कि प्रोफेसर पुरइसरार कुव्वतों का मालिक है और वो ज़हनों की बात भी बखूबी जान लेता है। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं डैडी, ये बात नहीं थी, बस मैं ये सोच रही थी कि आप, हाँ बेटे, वो हमसे बहुत करीब है और हमारे लिए बहुत बेहतरीन मुआवन साबित हो सकता है। और फिर मैं तुम्हारे बारे में ये भी सोचता हूँ कि तुम्हें अपने किसी हम उम्र से दोस्ती का शौक यकीनन होगा, और उसके लिए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि उस नौजवान से दोस्ती करो, उससे कुर्बत हासिल करो, क्योंकि वो समुंदर का बेटा है। बादलों ने आसमानों पर कुछ नए रंग पेश किए और शाम इंतहाई खूबसूरत हो गई। ये रंग ज़हनों में उमंग पैदा करते थे और तबीयत एक अजीब सी फ़र्क महसूस कर रही थी। यूं भी अब तक अखनातून का सफ़र बेहद पुरसकून था और उस पर मौजूद तमाम अफराद के ज़हनों में सकून और इत्मीनान रखसा था। चुनाचा इस खूबसूरत शाम की रंगीनियाँ उन ज़हनों को आसूदगी बख्श रही थीं। अर्शे के सब खूबसूरत गोशे में रंगीन कुर्सियाँ बिछा दी गईं और खूबसूरत पौधे जो गमलों में लगे हुए थे मखसूस जगह से निकाल कर सजा दिए गए। उस हिस्से को खूबसूरत बनाने के लिए तमाम एहतमाम किया गया था और एक्स्ट्रा अभी मौजूद था जिसे चंद माहिर फ़न साजिंदों ने संभाला हुआ था। अर्तका हाशमी ने अपने मजाज के मुताबिक इन तमाम अशिया का बेहतरीन बंदोबस्त किया था। चुनाचा आर्केस्ट्रा शाम की मौसीकी बिखेर रहा था और आसमान तले तैरते हुए उस खूबसूरत शहर में ज़िंदगी रमा दमा थी। अर्तका हाशमी अपनी बेगमात के साथ वहाँ पहुँच गया था और उसकी बेगमात एक गोशे में बैठी खाने पीने की अशिया से शुगल कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग पहुंचते जा रहे थे और चौंका ये सफ़र पुरसकून था, इसलिए कोई भी अफरा तफरी का शिकार नज़र नहीं आया। प्रोफेसर भी खसूसी तौर पर अपनी बेटी के साथ लिबर्टी से बाहर आ गया था और तमाम लोगों को इस सिमत रुख करते देखकर खुद भी उस जानब बढ़ गया था। असद शिराजी ने पुरतकल्लफ अंदाज में प्रोफेसर का इस्तकबाल करते हुए कहा था,